हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने एटम के बारे में पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर। एटम के बारे में हम आगे अभी स्टार्ट कर रहे हैं। एटम क्या था, व्हाट इज एटम, इसके बारे में हमने काफी डिस्कस किया था पिछले लेक्चर के अंदर कि एटम क्या चीज है। Atom is the smallest atom is the smallest part of the matter। यह पदार्थ का सबसे छोटा रूप होता है। ये बात हमने पिछले लेक्चर के अंदर बार बार पढ़ी है। यानी कि अगर हम कहें कि एक बिल्डिंग है हमारे पास, उस बिल्डिंग का जो मेन आधार होगा उसको हम किस चीज को बोलेंगे। बिल्डिंग का एक मेन आधार होगा, वो क्या होगी, दीवारें होंगी, वॉल। उसी प्रकार हमारे मैटर का जो मेन आधार होता है वो क्या होता है, एटम होता है। एटम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। इसको बोलते हैं पदार्थ। ठीक है, परमाणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग है जिसको और छोटा नहीं किया जा सकता। तो एटम कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज। एटम को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। अगर हम चाहें हमारे आसपास के एटम को देखना, अगर हम चाहें तो हम अपनी इन नेचुरल आइज के द्वारा उसको नहीं देख सकते किसी भी तरह से। बट एटम इज एवरीवेयर अराउंड अस, बट एटम इज एवरीवेयर अराउंड अस। स्पेलिंग ठीक कर लेना। यानी कि जो पदार्थ का परमाणु है, जो एटम है, वो हमारे चारों तरफ है। हर एक चीज के अंदर एटम है। इस मार्कर के अंदर भी एटम है, मेरे अंदर भी एटम है, और जो ये व्हाइट बोर्ड है इसके अंदर भी एटम है, और जिस इंक से मैं लिख रहा हूँ, राइट कर रहा हूं, उसके अंदर भी क्या है, एटम है। यानी कि एटम इज इफेक्टिंग everything we do। हम कुछ भी कर रहे हो, हर एक चीज के ऊपर, हर एक चीज, हमारी कुछ भी एक्टिविटी है, हम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, उसके ऊपर परमाणु का प्रभाव रहता है। ठीक है, अगर मैं परमाणु के नंगी आंखों से देखने की बात करूं तो मिलियंस ऑफ एटम, बहुत सारे करोड़ों एटम्स को अगर हम एक के ऊपर एक रखते जाएंगे, ठीक है, तब जाकर के एक कागज की सीट इतनी मोटी परत बनेगी। आई बात सुनने। अगर मैं एटम के ऊपर एटम रखता चला जाऊं, करोड़ों एटम्स, करोड़ों परमाणु को रखता जाऊं, तब जाकर के एक कागज के इतनी पतली सीट बनेगी उन एटम्स की, उन परमाणुओं की। तब बात आती है, लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, अगर हम किसी पदार्थ के एलिमेंट को, पदार्थ की ऊपरी सतह को उस मशीन या उस माइक्रोस्कोप से जूम करके, उसको मैग्नीफाइड करके देखते हैं, तो हम एटम्स को देख सकते हैं। इसका एक चित्र आप गूगल के अंदर सर्च कर सकते हैं, आपके पास मोबाइल है, कि एटम्स की कोई भी एक पिक्चर दिखाइए, ऐसे धुंधली धुंधली सी दिखाई देगी आपको। उस माइक्रोस्कोप या उस यंत्र के द्वारा हम पदार्थ के एटम को देख सकते हैं मैग्नीफाइड करके। उसके बाद बात आती है कि जब परमाणु का आकार इतना छोटा है, जब परमाणु का आकार इतना छोटा है, तो हम इसके बारे में इतने ज्यादा चिंतित क्यों हैं कि आखिर हम उसके बारे में इतनी सारी बातें कर रहे हैं। एटम इतना छोटा है, वो इफेक्ट कर रहा है, ये कर रहा, फला कर रहा।
आखिर ऐसा क्या है एटम के अंदर, तो वही इसके बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं कि आखिर एटम्स की इतनी बड़ी वैल्यू क्यों है। तो देखिए आगे जो हमारे एटम होते हैं उनका साइज बहुत ही छोटा है, लेकिन हर एक चीज के अंदर, मैन है, हमारे कार है, बसेस है, एरोप्लेन है, एवरीथिंग वी यूज इन अवर डेली लाइफ, उस हर चीज के अंदर एटम है। न्यूक्लियर बॉम्ब है, उसके अंदर भी क्या है, एटम है। अगर हम एटम को इतनी डीपली नहीं स्टडी करते तो आज के टाइम में हम न तो परमाणु ऊर्जा का उपयोग कर पाते, न तो परमाणु ऊर्जा से बिजली बना पाते, न हवाई जहाज उड़ा सकते थे, और न ही क्या कर सकते थे, परमाणु बम बना सकते थे। तो परमाणु के बारे में इतना गहनता से अध्ययन करना वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। उसके बाद बात आती है, डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी उसके अंदर उसने एक बात कही थी कि अगर एक एलिमेंट लोहे का है, लोहे को हम Fe लिख सकते हैं, आयरन का है, उसको सिंबल है, सिंबल्स के बारे में अभी पढ़ेंगे हम, और एक है हमारे पास कैल्शियम, उन दोनों के एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट इसके हैं, सॉरी इसके एटम हैं और ये एटम इसके हैं, ठीक है, समझ में? तो जब इस एटम के एलिमेंट होगा, इन एटम से, ये एटम है हमारे, इन एटम से मिलकर के क्या बना, हमारा एलिमेंट बन गया, और इनसे मिलकर के ये एलिमेंट बन गया। तो हर एक एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब हमें इनकी पहचान करने के लिए क्या चाहिए, इनका नामांकन करना जरूरी है। बार बार हम कैसे कहेंगे ये इसका एलिमेंट है, ये इसका एलिमेंट है, उसको, इतने सारे एलिमेंट हैं हमारे पास, तो उन एलिमेंट की पहचान करने के लिए उनका क्या होना चाहिए, नामांकन होना, उनका सिंबलिफिकेशन होना, उनका संकेत होना बहुत ही जरूरी था। तो इस संकेत के ऊपर काम किसने किया, द साइंटिस्ट who try to give the symbol of element name जॉन डाल्टन। डाल्टन ने ही सबसे पहले सभी साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स के सिंबल का देने की कोशिश की थी, उसी ने सबसे पहले सिंबल दिए थे, क्लियर है। तो डाल्टन ने क्या कहा था, जो हमारे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी उसके अंदर उसने कहा था कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसने उसका समर्थन किया था, ठीक है। जो हमारे जॉन डाल्टन थे उन्होंने क्या किया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि हर एक कंपाउंड के अंदर, हर एक यौगिक के अंदर क्या होते हैं, हर एक यौगिक के अंदर जो हमारे एलिमेंट होंगे या फिर एटम होंगे, एटम के अंदर, एलिमेंट के अंदर जो एटम होंगे, हमारे तत्वों के अंदर जो परमाणु होंगे, ये हमारा तत्व है, और इसके अंदर जो परमाणु होंगे, ठीक है, दो तत्वों से मिलकर के क्या बन गया, हमारा कंपाउंड बन गया। अब इसको क्या बोलेंगे नाम, कंपाउंड, यौगिक बन गया, किससे मिलकर के, एक तत्व ये है और दूसरा तत्व ये, इन दो तत्वों से मिलकर के हमारा क्या बन गया, यौगिक बन गया। लेकिन इस यौगिक के अंदर क्या बताया गया कि जो एटम्स होंगे उनकी प्रोपोर्शन क्या होगी, जो रेशियो होगा वो क्या होगा, समान होगा। देखिए उसके बाद अगर रेशियो समान रहता है तो डाल्टन ने क्या कहा था कि अगर मैं कोई एक सिंबल देता हूं, डाल्टन ने कहा था कि अगर मैं किसी भी एलिमेंट का कोई भी एक सिंबल दे रहा हूं,
एक एलिमेंट है उसका उसने सिंबल दे दिया ऐसे, थोड़ा स्पेसिफिक बना लेते हैं। मान लिया हमने, उन्होंने ये सिंबल दे दिया, क्लियर है। तो उस सिंबल के उन्होंने बताया कि वह उस एलिमेंट के एक एटम यूनिट को प्रदर्शित करता है। सुनना है, यानी कि इस एलिमेंट का एक एटम इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। अगर 2 एटम दर्शाने होंगे तो 2 बार ऐसा लिख दीजिए, अगर 3 दर्शाने होंगे तो 3 बार ऐसा लिख दिया, अगर 4 एटम दर्शाने हैं तो 4 बार ऐसा लिख दीजिए। तो ऐसा माना जाएगा 4 बार लिख दिए तो इस एलिमेंट के यहाँ पर 4 एटम। क्लियर है। डाल्टन ने क्या कहा था कि अगर मैं किसी का सिंबल दे रहा हूं तो वो सिंबल उस एलिमेंट के एक एटम को प्रदर्शित करेगा। क्लियर, इतना समझ में आया कि अगर मैं किसी तत्व का संकेत देता हूं, अगर मैं किसी तत्व के संकेत का इशारा करता हूं या कोई संकेत किसी एलिमेंट का हमने दिया है, मान लीजिए ये संकेत दे दिया, तो ये एक संकेत एक परमाणु को दर्शाता है। यानी कि यहां पर इस तत्व का एक परमाणु, 2 बार लिख दिया 2 परमाणु, 3 बार लिख दिया 3 परमाणु और 4 बार लिख दिया 4 परमाणु। उसके बाद डाल्टन ने कुछ तत्वों के सिंबल दिए थे, आज वो हालांकि चेंज हो गए हैं, आज उनको, उन तत्वों को उन सिंबल से नहीं जाना जाता, मिलते जुलते हैं खैर उनसे, कुछ मिलते हैं, कुछ बिल्कुल चेंज हो गए हैं। तो वो सिंबल देखिए उन्होंने क्या क्या बनाए थे। उन्होंने एक गोला बनाया खाली, उस खाली गोले का नाम रख दिया उन्होंने ऑक्सीजन। भी अगर हम एक खाली गोला लिख रहे हैं तो उसका मतलब है ऑक्सीजन का एक एटम। उसके बाद उसने लिखा अगर हम ऑक्सीजन खाली गोले के अंदर, एक सर्कल के अंदर एक बिंदु लगा रहे हैं तो वो सिंबल हो गया हमारा हाइड्रोजन। ये हो गया हाइड्रोजन का एक परमाणु। सुन, उसके बाद उसने उसको पूरी तरह से ब्लैंक कर दिया, पूरी तरह से कलर्ड कर दिया, डार्क अच्छी तरह से कलर किया, और उस कलर किए हुए सर्कल का नाम रख दिया उसने कार्बन। इतना समझना है, ठीक है। उसके बाद एक इस तरह से सिंबल बनाया, उसका नाम रख दिया फास्फोरस। फिर गोला बनाया, फिर उसके अंदर ऐसे जमा का निशान लगा दिया और उसको नाम दे दिया सल्फर। क्लियर है इतना। फिर उसके बाद ऐसे सर्कल लगाया, उसके चारों तरफ ऐसे निशान लगा दिए और इसको बोला गया पारा, मरकरी। क्लियर है इतना। उसके बाद फिर सर्कल लगाया और ऐसे टिक लगा दिया जैसे घड़ी के अंदर होते हैं हमारे बहुत सारे, और उसके बीच में लिख दिया जी। ये सिंबल हो गया हमारा गोल्ड, यानी सोने का, ठीक है। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 आयरन को उसने आई लिख दिया, यानी कि लोहा। लोहे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आयरन। फिर प्लेटिनम जो आजकल बोला जाता है उसको प्लेटिना बोला जाता था पहले, प्लेटिना, उसको पी लिख दिया। और कॉपर को उन्होंने सी लिख दिया ऐसे सर्कल के अंदर, कॉपर, ठीक है। और उसके बाद था कॉपर को लिख दिया। एक लेड था, एल, शीशा, शीशे को इंग्लिश में बोलते हैं लेड। कुछ ऐसे एग्जांपल दिए उसने, ठीक है। तो उसने कोशिश की थी तत्वों को सिंबलाइजेशन कराने की, संकेतात्मक रूप में ढालने की उसने बहुत अच्छी कोशिश की थी। डाल्टन ने सिंबल, एलिमेंट को सिंबल देने की काफी अच्छी कोशिश की,
लेकिन उसके बाद एक साइंटिस्ट आए बर्जिलियस, बर्जिलियस नाम के एक साइंटिस्ट आए। उन्होंने क्या कहा कि एलिमेंट का अगर कोई भी नाम है, ठीक है, मान लीजिए आयरन का नाम लोहे में, सॉरी लोहे का इंग्लिश में आयरन लिख देते हैं, तो उसने कहा कि या तो पहला अक्षर ले लो या फिर उसके पहले दो अक्षर ले लो, ठीक है। कोई भी एलिमेंट है उसका इंग्लिश में जैसे नाम पड़ता है, इंग्लिश की स्पेलिंग उठाओ और उस स्पेलिंग के पहले एक या पहले दो अक्षर उठा लो और उसी प्रकार से उसका सिंबल रख दीजिएगा, ठीक है। तो इस आधार पर कुछ सिंबल रखे गए, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे हमारी IUPAC एक यूनियन है साइंटिस्ट की, ऑल वर्ल्ड की, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन यूनियन, सॉरी इंडियन यूनियन नहीं, इंटरनेशनल यूनियन, माफ कीजिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। काफी अच्छी डेफिनेशन है, काफी अच्छी फुल फॉर्म है इसकी। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अच्छी तरह से याद रखना। और इसको देवनागरी लिपि के अंदर ऐसे ही लिख करके, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इस तरह से काफी बार HSC क्वेश्चन पूछता है देवनागरी लिपि के अंदर लिख करके। और जो हमारी ये यूनियन बनी, इसका काम क्या था? इसका काम था सिंबल देना। इसका काम क्या है? सिंबल देना या फिर नेम, सॉरी नेम, नामांकन करना किसी का भी, नेम किस चीज का, किसी को भी सिंबल देना हो एलिमेंट को, ठीक है, या फिर एलिमेंट का नाम रखना हो, या फिर किसी चीज की यूनिट बनानी हो। ये सारे के सारे काम कौन करेगा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये सारे वर्ल्ड के साइंटिस्ट का ग्रुप है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अगर इंडिया के अंदर लोहे को बोलते भाई LO बोलेंगे हम, तो इंग्लिश देश वाले बोलेंगे भी हम तो इसको आयरन IR बोलेंगे, ग्रीक वाले बोलेंगे हम तो इसको FE बोलेंगे, फिर्म। तो क्या होगा, कम्युनिकेशन जब होती है एक देश से दूसरे देश के अंदर, एक साइंटिस्ट अगर किसी चीज के ऊपर लिखता तो अपनी लैंग्वेज में लिखेगा, तो उसकी बुक को दूसरे देश के साइंटिस्ट के लिए पढ़ना, ट्रांसलेट करना काफी मुश्किल हो जाता। लेकिन अगर सभी उस चीज को, उस तत्व को एक ही लैंग्वेज में बोलेंगे, एक ही नाम से बोलेंगे, तो कम्युनिकेशन लेवल बहुत ही आसान आ जाता है। सुनना है? तो इसी वजह से ये यूनियन बनी। और इस यूनियन का काम क्या है कि कोई भी हमारा एलिमेंट है उसको सिंबल देना, उसका नामांकन रखना, उसका नाम रखना, या फिर उसकी किसी भी चीज की, बल की यूनिट है, ताप की यूनिट है, गति की यूनिट है, हर चीज की यूनिट यानी कि इकाई बनाने का हक किसको है? IUPAC को है। IUPAC ने एलिमेंट्स के सिंबल्स के बारे में क्या कहा? देखिए, IUPAC ने कहा कि किसी भी एलिमेंट के फर्स्ट लेटर को, कुछ सभी को एक ही नेम से नहीं बनाया गया, सभी एलिमेंट्स के नाम एक ही नेम से नहीं बन गए, कुछ एलिमेंट के फर्स्ट लेटर को उठाया गया। फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम इन इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो नाम है उसका, एलिमेंट का, उसके पहले अक्षर को ही उसका सिंबल मान लिया गया। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन को भी मान लिया O, कार्बन को मान लिया C। इस प्रकार से उनके पहले लेटर को, कार्बन CARBON, ऑक्सीजन OXYGEN, क्लियर। लेकिन कुछ को उनके स्थान के नाम पर भी, जिस जगह पर वो निकले, जैसे कि कॉपर है, कॉपर का नाम, जिसका नामांकन हुआ है कॉपर का, वो कैसे हुआ है?
वो साइप्रस से निकला है। साइप्रस से निकले के कारण उसको क्या नाम रख दिया गया? कॉपर नाम रख दिया गया। क्लियर है? और कॉपर का जो सिंबल है वो क्या बनाया गया? एक सी और एक ओ, पहले दो लेटर उठा लिए। लेकिन इसमें एक गलती मत कर लेना कि जिसका एलिमेंट का सिंबल दो अक्षरों से मिलकर के बने, एक से बने तो कोई दिक्कत नहीं, अगर दो से बने तो पहला लेटर जो होगा वो हमारा बड़ा होगा और दूसरे वाला क्या होगा? छोटा होगा। अगर आप दोनों को बड़ा कर देते हैं गलत है, अगर पहले छोटा और बाद में बड़ा करें वो भी गलत है। यानी कि पहला लेटर बड़ा होगा और दूसरे वाला छोटा होगा अगर किसी एक सिंबल को लिख रहे हैं। लेकिन अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन को इकट्ठा कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, तो दोनों बराबर होंगे, दोनों क्या होंगे? कैपिटल होंगे। हम इसको ये नहीं बोल सकते ये गलत है, ये सही है। लेकिन ये क्या है? एक कंपाउंड का नाम है, न कि ये कोबाल्ट है। हम इसको कोबाल्ट नहीं बोलेंगे, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। कोबाल्ट कब होगा? सी बड़ा और ओ छोटा होगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए कुछ एलिमेंट के नाम उनके रंगों के नाम के आधार पर भी रखे गए। जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड का अर्थ अंग्रेजी भाषा में पीला है, ठीक है? तो सोना पीला होता है, तो पीला होने के कारण इसका नाम रख दिया। हम येलो बोलते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं? गोल्ड, ठीक है? तो पीला सोना होने के कारण उसको क्या बोल दिया गया? गोल्ड बोल दिया गया। उसके बाद है कुछ को ग्रीक लैंग्वेज में, ग्रीक है, जर्मन है, लैटिन भाषा में उनके नामांकन के कारण भी उनका नाम रख दिया गया। जैसे कि हमारा आयरन है, आयरन का तो सिंबल क्या है? Fe है। Fe का तो आयरन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसको ग्रीक भाषा में बोला गया फेरम, FERRUM, तो फेरम से बन गया Fe। उसके पहले दो लेटर को उठा लिया, F बड़ा E छोटा, इसलिए आयरन का सिंबल क्या बन गया? Fe बन गया, ठीक है? और पोटासियम, पोटासियम का सिंबल बन गया के। ये है केट्रियम, कुछ वैसा वर्ड है इस वर्ड से। सोडियम का वर्ड हमने उठा लिया SODIUM, स्पेलिंग है हमारी SODIUM, लेकिन सोडियम का हमारा सिंबल है Na उठाया गया नाइट्रियम से। ये सारे ग्रीक वर्ड्स हैं, ग्रीक वर्ड्स की से भी कुछ सिंबल्स के नाम को उठाया गया है। क्लियर है? देखिए कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हम इतना डीपली क्यों जा रहे हैं। मैंने बोला था स्टार्टिंग में लेक्चर में कि हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन इतना जरूर पढ़ेंगे कि वो हमारे हर एक एग्जाम में हमारे लिए फायदेमंद हो। अब अगर हम HSC की तैयारी कर रहे हैं और साथ में किसी और एग्जाम आ जाए हमारे जॉब के लिए, अगर हमें वो फिलअप करना, अगर हमें वो एग्जाम देना पड़ जाए, तब हम क्या अलग से साइंस पढ़ेंगे? क्या हम बार बार, अगर हमारे पास हमने एक एग्जाम दिया और वहां पर हमारे साइंस के अंदर जो हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया और उस सब्जेक्ट के अंदर नंबर कम रह गए, तो क्या हम दोबारा उस सब्जेक्ट को दोबारा उसी सब्जेक्ट के ऊपर टाइम खराब करेंगे? मान लीजिए हम साइंस के ऊपर 1 मंथ दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें सिलेबस अच्छी तरह से क्विक नहीं किया, पूरा तरह अच्छी तरह से नहीं पढ़ा, मोटा मोटी पढ़ लिया, तो क्या होगा? उसमें हम न घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। हमने पढ़ भी लिया और नहीं पूरी तरह से अच्छी तरह से हम उसको क्लियर कर पाए हैं। यानी कि हमारा अंदर का जो कॉन्फिडेंस होगा वो ये नहीं कह सकता कि साइंस का कोई क्वेश्चन आ जाए, हम HSC लेवल का या हमारे जॉब के लेवल का जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं उसके आने वाले क्वेश्चन को हम नहीं छोड़ेंगे। तो जब तक हमें, अगर ये भी कहावत है कि अगर शिकार शेर का करना है तो अगर शिकार गिद्दर का करना तो हथियार शेर के लेकर के चलने पड़ेंगे। यानी कि अगर आपको HSC की प्रिपरेशन, HSC के एग्जाम को क्रैक करना है तो उससे ऊपर के लेवल वाले एग्जाम की तैयारी अगर आप करोगे तभी आप HSC को क्लियर कर पाओगे। आज के टाइम में कंपटीशन कम नहीं है, तो कंपटीशन को कैसे क्रैक किया जा सकता है कि कहीं पर भी आप ऐसी जगह न छोड़ो जहां से कोई मौका मिले कहीं से नंबर कटने का।
लेकिन हमने बाल की खाल भी नहीं नोचनी है जितना हम यहाँ पे करवा रहे हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, वो इससे भी ज्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हमें इससे ज्यादा नहीं जाना है। जितना आपको यहाँ पे करवाया जाए दैट इज अनफ, वो आपके लिए पर्याप्त है। अगर आप हमारे ऊपर भरोसा करके चलेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं, जैसे जैसे हमारे सारे सब्जेक्ट क्लियर होंगे तो आप एक एग्जाम को बिल्कुल आराम से एक डेली बेस के एग्जाम की भांति उसको क्रैक कर पाएंगे। आपके लिए बहुत ही आसान काम होगा ये। तो आइए आगे हमारे लेक्चर के ऊपर ध्यान देते हैं। अभी तो कुछ सिंबल्स को अभी हमने पढ़ा कि किस प्रकार से सिंबल्स के नाम दिए गए। पहला लेटर क्या होगा, बड़ा होगा, और दूसरा लेटर क्या होगा, छोटा होगा। तो इस आधार पर कुछ एक सिंबल्स के एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हालांकि आपको क्या करना है, इन सिंबल्स को एकदम से याद नहीं करना है। बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, आपको क्या बोलेंगे कि मैंने आज 20 लेटर एलिमेंट दे दिए, आज इनको याद करके आइएगा। आप उनको रट्टालिफिकेशन करके, रट करके, तोता रटन विधि से तो आप उनको 1 दिन 2 दिन 3 दिन याद कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही कोई चीज आपके नेचर में आती है, आप उसको बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके अंदर बस जाती है। तो आपने इनको अंदर बसाना है बार बार इस्तेमाल कर करके। तो जैसे ही आपके अंदर बस जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही हाथ का खेल बन जाएंगे। देखिए कैसे, एल्यूमिनियम का जो हमारा सिंबल होगा वो Al होगा, बोरोन Br, कुछ भी ले लीजिए। सोडियम का हमने बता दिया Ag, सिल्वर, चांदी बोलते हैं हम जिसको, Mg, मैग्नीशियम, ठीक है, सिलिकॉन Si, पारा Hg, मरकरी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कार्बन है C, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, आर्गन Ar, क्रिप्टोन Kr, जीनोन Xn, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन आपको सिर्फ वही एलिमेंट याद करने हैं जो आपके यूज में आए हैं, ठीक है। मैक्सिमम 20 एलिमेंट होंगे। जो फर्स्ट 20 एलिमेंट है, 25 एलिमेंट है, वो अगर आप याद कर लेते हैं दैट्स अनफ।